अशोक जी और अजीत जी और अनुराग जी, चूंकि कल वोटिंग है, तस्वीर तो आज वोटिंग के एक दिन पहले ही आ गई, लेकिन चूंकि कल वोटिंग है महाराष्ट्र में, झारखंड में भी, तो कट शॉट में जरा उस पर एक आप लोगों की राय और विश्लेषण ले लें। अशोक जी, आप ही से शुरू करते हैं कि चूंकि आप महाराष्ट्र में बहुत घूम भी रहे हो, लगातार खुद महाराष्ट्र में हो भी और बहुत घूम भी रहे हो, और अब कल वोटिंग है, शाम को कल एग्जिट पोल आ जाएंगे। आज की तारीख में आपको महाराष्ट्र की क्या स्थिति दिख रही है? देखिए अजीत जी, आज की तारीख में मैं पहले भी कह रहा था कि मुझे 5 दिन पहले तक लग रहा था कि कांटे की टक्कर है। पिछले 5 दिनों में महाविकास आघाड़ी ने बहुत गेन किया। बीजेपी के कई वार खाली गए, मतलब जो आरोप लगाए उन्होंने वो खाली गए, वो नरेशन डेवलप नहीं हो पाया। दूसरी तरफ विदर्भ में जो लग रहा था बहुत बड़ा डिप है, वो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की सभाओं से बहुत ज्यादा उखड़ के सामने आ गया। यदि 62 में से 40 के आसपास सीटें विदर्भ में विकास आघाड़ी को जाएगी तो आश्चर्य नहीं। लेकिन फिर मैं एक बात मतलब एक इसके साथ कह सकता हूं, एक बात अंडरलाइन करके, कि महाराष्ट्र में अभी भी आज की डेट में जब कल मतदान होगा, महाविकास आघाड़ी को अच्छा एज है, लेकिन सरकार किसकी बनेगी इसके बारे में मैं मौन हूं। अच्छा, क्योंकि वर्तमान में भाजपा और कांग्रेस आमने सामने लड़ रही है। जो भाजपा के साथ लड़ रहे हैं और जो कांग्रेस के साथ लड़ रहे हैं, ये चुनाव के नतीजों के पास साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन आप पहली बार ऐसे बोल रहे हो कि सरकार किसकी बनेगी, आज मैं मौन हूं, तो अशोक इसलिए वानखेड़े मौन है इतना घूमने के बाद? नहीं, मैं तो गया इसलिए नहीं, इसलिए मौन तो मैंने इसलिए साधा, मैं गया ही नहीं महाराष्ट्र की, चलो इस बार मैं इसीलिए बाकी लोगों को अरे समझूंगा। अजीत जी, मैं इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। इसीलिए हाँ, कि सत्ता का मक्खन खाने के लिए कौन किसके साथ जाएगा कोई पता नहीं। कल फिर एकनाथ शिंदे सुप्रीमो करके उद्धव ठाकरे के पास जाएंगे, गले लगेंगे तो कोई आश्चर्य नहीं। अजीत पवार शरद पवार चाचा भतीजे एक हो जाएंगे तो कोई गारंटी नहीं। कोई किसी की गारंटी नहीं। अभी सिर्फ आंकड़ों का खेल है और एन केन प्रकरण सत्ता में बने रहना है। नहीं, ये तो आप कह रहे हो कि फिर आप कह रहे हो कि चुनाव के नतीजों के बाद पाला बदल, दल बदल या नया गठबंधन, वो कह रहे हो। आज की तारीख में एमबीए और महायुति पे अगर हम बात करें महाविकास तो आघाड़ी आज की तारीख में सरकार बना रही है। ओके, तो आज की तारीख में आपके हिसाब से महाविकास आघाड़ी सरकार बना रही है। अनुराग चतुर्वेदी जी, आज की तारीख में मुझे लगता है कि महाविकास आघाड़ी 150 से 160 के बीच में आने की संभावना है, और उनका उद्धव ठाकरे का पुनर्उद्भव हो रहा है। ये एक सर्वमान्य मुंबई कोंकण इलाके में, थाने में शिंदे काफी मुझे मजबूत लगता है, और अजीत दादा एकदम ध्वस्त हो गए हैं शरद पवार के सामने। तो ऐसी स्थिति में, लेकिन एक बात पक्की है जो वानखेड़े जी कह रहे हैं, मुझे लगता है कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी एक दूसरे से नहीं मिल सकते हैं, वरना महाराष्ट्र में सभी राजनेता एक दूसरे से मिलने के लिए स्वतंत्र हैं। वो कोई भी किधर भी जा सकते हैं, क्या कैसे क्या होगा। लेकिन मुझे एक और भी, मैं चाहता हूं कि मैं गलत निकलूं, लेकिन ये लगता है कि यहाँ पर जो 27 तारीख 26 तारीख को तक विधानसभा का गठन होना है, वो अगर नहीं हो पाता है तो राष्ट्रपति शासन लगने की काफी संभावनाएं मुझे दिख रही है। क्योंकि एज अगर अभी भी महाविकास आघाड़ी को है, अगर पूरा बहुमत मिल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ी अगर कमी रह जाती है तो फिर अमित शाह तय करेंगे कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन बने, किस दल से बने और कैसे बने। क्योंकि ये अडानी के लिए ये बहुत बड़ी शहर, महाराष्ट्र जो है वो बहुत बड़ा स्टेक है उनकी, और धारावी पे जब अगर वो कब्जा करना चाहते हैं तो वो अपनी हर ताकत लगाएंगे कि उनकी तरफदारी वाली सरकार बने। जी अजीत द्विवेदी, आपसे झारखंड को समझते हैं, क्योंकि झारखंड को आप बारीकी से समझते हैं। हमने यही सोच के किया था कि बात करेंगे हम महाराष्ट्र और झारखंड में किसकी सरकार, लेकिन इसी बीच ये बड़ी खबर आ गई, इसलिए हम विषयांतर हुए। आपके हिसाब से झारखंड में आज की तारीख में क्या दिख रहा है, अजीत द्विवेदी जी? झारखंड में पूरे चुनाव को भी आप देखिएगा, पहला फेज जैसे हो चुका है, वहां महाराष्ट्र में तो सारे चुनाव एक साथ होंगे, कल वोटिंग होगी, लेकिन झारखंड में 43 सीटों पर मतदान हो चुका है और 38 सीटों पर कल वोटिंग होगी। तो जहां मतदान हो चुका है, जहां होगा,
ये पहले दिन से जो स्थिति है वही मतदान के समय तक वही स्थिति है कि लड़ाई जो है इवनली बैलेंस्ड है, बराबरी की लड़ाई दोनों गठबंधनों के बीच में है। लेकिन जो इंडिया ब्लॉक है, जेएमएम कांग्रेस आरजेडी का गठबंधन है, उसको थोड़ा एडवांटेज है। इस नाते एडवांटेज है क्योंकि हेमंत सोरेन की सरकार के खिलाफ कोई बहुत एपरेंट एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। ये एक बड़ी बात है। आमतौर पर 5 साल सरकार चलाने के बाद जो एंटी इनकम्बेंसी होती है वो नहीं है हेमंत सोरेन की सरकार के खिलाफ। कहीं से ऐसा नहीं दिखाई दिया है कि लोग इसलिए वोट करने जा रहे हैं बड़े उत्साह में कि सरकार बदल देनी है और हटा देना है हेमंत सोरेन को। इस तरह की कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिख रही है। और अगर महाराष्ट्र में जो लड़की बहन योजना है जिसके तहत 15,000 रुपए दिए जा रहे हैं महिलाओं को, अगर वो योजना वहां काम कर रही है और उससे कुछ वोट बीजेपी अलायंस को मिल रहा है, तो उसी की तर्ज पर जो मैया सम्मान योजना झारखंड में शुरू हुई है जिसके तहत 11,000 रुपए दिए जा रहे हैं हर महीने, वो योजना भी काम करेगी। और उसमें बीजेपी से ही कुछ टिप्स लेकर के जेएमएम ने ये काम कर दिया कि पैसा उस दिन भेजा जिस दिन वोटिंग होनी थी, उसके एक दिन पहले रात में पैसा भेजा हेमंत सोरेन की सरकार ने। 13 नवंबर को वोटिंग होनी थी और 12 नवंबर को मैया सम्मान योजना का पैसा गया 1100 रुपए महिलाओं के खाते में। और उसके बाद चुनाव आयोग ने जो आंकड़ा जारी किया उसमें पता चला कि 5% ज्यादा वोट महिलाओं के हैं। मतलब पुरुषों के 64% वोट है फर्स्ट फेज में और 69% महिलाओं के वोट है। 5% महिलाओं ने ज्यादा वोटिंग की है। तो ये माना जा रहा है कि मैया सम्मान योजना की वजह से ये असर है महिलाओं के बीच में। हालांकि फिर वो बड़ा सवाल है कि तमाम लाभार्थी सरकार को ही वोट देते हैं या नहीं देते हैं, लेकिन महिलाओं का वोट परसेंटेज बढ़ा है और उसकी वजह से बीजेपी की स्थिति, वहां जेएमएम की स्थिति मजबूत दिख रही है। कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। अगर प्रो इनकम्बेंसी नहीं है तो कोई नाराजगी भी नहीं है। लेकिन बीजेपी के खिलाफ भी कोई ऐसा नहीं है कि इसको नहीं आने देना है। इसलिए हमने कहा कि ओनली बैलेंस्ड है चुनाव। और जो बीजेपी ने जहां अब चुनाव होने हैं दूसरे फेज में, जो संथाल परगना का इलाका है, उस इलाके में जो बटेंगे तो कटेंगे या एक रहेंगे सेफ रहेंगे और घुसपैठ माटी बेटी रोटी का जो सारा नारा है, जो सारा नैरेटिव बीजेपी का है, उसकी परीक्षा इसी क्षेत्र में होनी। जो संथाल परगना की 18 सीटें हैं उसमें पिछली बार 14 सीटें जीती हुई थी जेएमएम ने। वहां ये काम कर रहा है क्योंकि वो पाकुड़ का इलाका उसी में आता है, साहेबगंज उसी में आता है, दुमका गोड्डा, इन इलाकों में घुसपैठ बहुत ज्यादा है, सचमुच घुसपैठ बहुत ज्यादा है। और ये भारत सरकार ने जो एफिडेविट दिया है सुप्रीम कोर्ट में उसमें भी कहा हुआ है कि जो 44% आबादी थी आदिवासी की वो घट के 26% हो गई है। तो वहां ये नैरेटिव काम कर रहा है। अगर संथाल परगना में चीजें बदलती हैं, उस आधार पर पोलराइजेशन होता है, तो फिर बीजेपी को कुछ फायदा हो सकता है। अभी बीजेपी कोई बहुत फायदे में नहीं दिख रही है और 5 साल सरकार चलाने के बाद भी जेएमएम हेमंत सोरेन की सरकार बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में है। अगर बहुत उलटफेर नहीं हो तो बहुमत के आसपास सरकार रहेगी। पिछली बार से कुछ सीटें जरूर कम हो जाएंगी, लेकिन फिर भी वो बहुमत के आसपास वो गठबंधन रहेगा जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी का, जिसमें इस बार लेफ्ट भी है। कमजोर कड़ी, एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि कमजोर कड़ी कांग्रेस है। वहां कांग्रेस को 30 सीटें दे करके जेएमएम फंसी हुई लगती है और कांग्रेस ने बहुत खराब तरीके से चुनाव लड़ा है, बहुत खराब कैंपेन किया है कांग्रेस ने। कोई बड़ा नेता उसका कैंपेन करने नहीं गया। प्रियंका गांधी तो नहीं गई, राहुल गांधी की भी सिर्फ 6 सभाएं हुई हैं, वो भी जैसे तैसे सभा हुई है। कोई बड़ा नेता नहीं उतारा इन लोगों ने। तो कांग्रेस कमजोर कड़ी है, कांग्रेस की सीटें लूज हो रही है, कांग्रेस की सीटों पर अलायंस कमजोर है, बीजेपी को फायदा हो रहा है। अगर जेएमएम ज्यादा सीटें लड़ रही होती या ये समझदारी दिखाई होती लोगों ने कि लेफ्ट की जो 3 पार्टियां हैं, खासतौर से जो माओइस्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी है, उनका माओइस्ट कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन एमसीओ या सीपीआई एमएल है या सीपीएम है, सीपीआई है, इनके साथ आप अलायंस करके जो आपने 4 सीटें छोड़ी है, इनको अगर 2-1 सीट और दिए रहते, कोयलांचल खासतौर से जो धनबाद का इलाका है जहां कल वोटिंग होनी है, उस इलाके में, और उत्तरी छोटा नागपुर का छोटा सा इलाका हजारीबाग का जहां कल वोटिंग होनी, हजारीबाग के ऊपर कोडरमा की तरफ, वहां आपने अगर ज्यादा सीटें लेफ्ट को दी होती तो आज हम ये कहने की स्थिति में होते कि इंडिया ब्लॉक सरकार बना लेगा। लेकिन आपने लेफ्ट को ज्यादा सीटें नहीं दी। आरजेडी आपकी कमजोर कड़ी है, पिछली बार 7 सीट पर लड़के 1 सीट जीती थी जो पार्टी, आपने फिर उसको 6 सीटें दी और कांग्रेस को 30 सीट दी। ये जो अलायंस की गड़बड़ियां हुई हैं, कांग्रेस का जो कमजोर प्रचार हुआ है, लालू यादव सिर्फ 1 सीट पर प्रचार करने गए अपने चहेते सुभाष यादव के लिए, जो बालू और पत्थर के कारोबारी हैं उनके लिए। तो ये जो कैंपेन कमजोर किया अलायंस पार्टनर्स ने, लेफ्ट को आपने कम सीटें दी, उसकी वजह से लड़ाई आ गई है बीजेपी। और बीजेपी का एक फायदा यह हुआ कि आजसू के साथ उसका तालमेल हो गया जो पिछली बार नहीं था। सुदेश महतो के साथ तालमेल होने की वजह से एक सर्टेन वोट, जो सदान का वोट होता है, जिसको जो कुर्मी हम लोग बोलते हैं, वो सदान का वोट जो होता है उसका एक हिस्सा बीजेपी को वहां मिल जाएगा आजसू के साथ तालमेल की वजह से।
तो इसकी वजह से बीजेपी लड़ाई में आई है, नहीं तो बीजेपी बहुत पिछड़ जाती, बहुत पीछे हो जाती अगर अलायंस ठीक से किया होता जेएमएम कांग्रेस और लेफ्ट के अलायंस ने ऑलरेडी। चलिए अब जरा महाराष्ट्र पर अशोक वानखेड़े, जैसे महाराष्ट्र में एक तो प्रधानमंत्री की इतनी सभाएं, एक हैं सेफ हैं, योगी आदित्यनाथ को खुली छूट दे दी गई, बंटोगे कटोगे यही नारे योगी आदित्यनाथ लगाते रहे लगातार, और उसके बाद इन सब के बीच वो लाड़की बहन योजना जो गेम चेंजर योजना मध्य प्रदेश में मानी गई और यहाँ भी उसकी कॉपी हुई, और एक तरह से वो योजना अगर बीजेपी की पूरी उम्मीद टिकी है तो उसी योजना पर टिकी है। इन सब के बाद भी आपको क्यों लगता है कि एमबीए आगे है? अशोक जी, आवाज। कि अजीत जी एक नरेशन ये भी बनाने का प्रयास किया गया है कि ये पैसा आपको इकट्ठा क्यों दे रहे हैं, चुनाव हो रहे इसलिए आगे वाले 2 महीने की भी पैसे दिए, और इससे ये बार बार बताया जा रहा है कि ये योजना पैसा देने के बाद खत्म हो जाएगी क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं है। सरकार के पास पैसा नहीं है, ये अजीत पवार खुद ही कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। कई युति महायुति के गठबंधन लोग ये कहते हैं कि ये लाडली बहना योजना हमारे लिए गले का फंदा पड़ चुकी है। गडकरी खुद कह चुके हैं कि ऐसी योजनाओं से बैंकरप्सी आ जाती है, भला नहीं होता। दूसरी बात, ये महिला, जिन महिलाओं को ये पैसा मिल रहा है उन महिलाओं के घर में सोयाबीन पड़ा हुआ है, उस महिलाओं के लिए किसान परिवार से हैं। मैं जब चंद्रपुर से यवतमाळ जा रहा था पांडरकौड़ा, तो रास्ते में एक जगह मैंने बाकायदा खेत में उतर के महिलाओं से बात की, तो उसमें से तो जब मैंने एक को पूछा कि क्या आपको तो पैसा मिल गया, क्योंकि वो 3,000 रुपये इकट्ठा मिल गए थे, तो मैंने मराठी में कहा कि 3,000 रुपये तो भेटले, आता पुन्हा येतील पैसे। तो एक ने तो हंस के बोल दिया हाँ पैसे मिले और आ रहे हैं। लेकिन दूसरी एक जो महिला थी बुजुर्ग, वो एकदम, उसको लगा पता नहीं कि मैं सरकारी आदमी हूँ, पूछ रहा हूँ या कोई नेता हूँ, तो उसने एकदम मुझे पूछा की काय रे 1500 रुपयात काय भेटते, काय करतो तू 1500 रुपयात? तुला माहित आहे महागाई किती आहे? 1500 रुपये चाटू का? घरी सोयाबीन पडून आहे, सोयाबीनले भाव दे, मी देतो 1500 रुपये तुले। तो बोला, उसने बोला कि तू 1500 रुपये क्या कह रहा है तब से? तुझे पता है महंगाई क्या हो गई है? महंगाई 1500 रुपये क्या लगते? अरे बोले घर में सोयाबीन पड़ा है 2 साल से, मेरे सोयाबीन को रेट दे दे, 1500 रुपये मैं तेरे को दे दूंगी। तब से बोले 1500 कर रहा है। ये एक नरेशन है। महाराष्ट्र में अभी भी आत्महत्या जारी है किसानों की। यदि महाराष्ट्र में खासकर विदर्भ में इरिगेशन नहीं है तो उसका विलन सबसे बड़ा अजित पवार है। 17,000 करोड़ का सिंचन घोटाला वो उसी क्षेत्र का है। गोसीकुर्द का प्रोजेक्ट जो मात्र 2050 करोड़ का शुरुआत हुई थी, वो 28,000 करोड़ पे पहुंचा है, पूरा नहीं हुआ है। तो लोगों के अपने सवाल हैं। और ये जो गुजराती ले गए व्यापार, ये तो गांव गांव में युवा युवा तक फैला हुआ है। इस नरेशन का काट नहीं निकाल पा रहे। हाँ, जब ये आरोप लगे थे तब उनने कहा था कि मैं प्रधानमंत्री जी से मिला और उनने कहा कि इससे बड़े प्रोजेक्ट दूंगा। उसके बड़े प्रोजेक्ट कौन से हैं वो नहीं आए ना अभी तक। सवाल वो है। अब ये बताओ अशोक जी, एक सवाल कि जैसे लोकसभा चुनाव में जाहिर है बीजेपी को बहुत झटका लगा और महाविकास अघाड़ी ने बहुत जबरदस्त स्ट्राइक रेट महाविकास अघाड़ी की लोकसभा का रहा, लेकिन कहा जा रहा है कि जो मोमेंटम बना था लोकसभा चुनाव के बाद शुरू के 1-2 महीने में, इधर आखिर आते आते वो मोमेंटम टूटा है और महायुति भी बहुत मजबूत होकर, जैसे लोकसभा चुनाव के बाद कहा जा रहा था अभी चुनाव हो जाए तो क्लियर कट बीजेपी और गठबंधन सत्ता से बाहर है, लेकिन वो स्थिति आज नहीं है, कड़ी टक्कर है, ऐसा बहुत सारे लोग मानते हैं। मैं खुद मान रहा था। मैं 5 दिन पहले खुद कह रहा था कि बहुत कड़ी टक्कर है। और मैं ये भी कह रहा था कि इंडिपेंडेंट यदि 10-20 आ जाते हैं तो क्या 1995 जैसी स्थिति होगी? 1995 में शरद पवार और सुधाकर नाइक तत्कालीन मुख्यमंत्रियों में भयानक झगड़े हो गए। उसने इसके टिकट काटे, उसने उसके टिकट काटे, सबने अपने अपने इंडिपेंडेंट खड़े कर दिए। और आलम यह था कि 35 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत के आए और पहली बार भाजपा और सेना ने सरकार बनाई इन 35 इंडिपेंडेंट के भरोसे। जिन अनिल देशमुख का हमला हुआ वो भी इंडिपेंडेंट आए और उसमें मंत्री बने थे। बाबा साहेब धाबेकर अकोला वाले, वो भी इंडिपेंडेंट लड़े थे, वो खास कांग्रेसी लोग हैं, इंडिपेंडेंट लड़के चुनाव जीते थे। तो इस बार भी कुछ इंडिपेंडेंट है जो चुनाव जीतेंगे। यदि वो आंकड़ा 20 के आसपास पहुंचा, बीजेपी 100, जैसा मैं कह रहा हूं कि एनडीए गठबंधन जो है महायुति, ये कुल मिला के 110-120 पर पहुंचती है, इंडिपेंडेंट 20 आते हैं तो फिर तकलीफ हो जाएगी। क्योंकि महाविकास आघाड़ी को जब तक 165 क्रॉस नहीं करते
उनकी सरकार की स्टेबिलिटी गारंटीड नहीं है। यदि वो 150 पे भी आए तो वो सरकार ज्यादा से ज्यादा 2 महीने से ज्यादा नहीं टिक पाएगी, क्योंकि जब पैसा बोलता है, जब एक विधायक को यदि 100 करोड़ आप दोगे तो 10 बार बिकेगा। आपको 10,000 करोड़ में 10 ही तो विधायक लेने हैं। और ये 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, ये जो मैं आंकड़ा बोल रहा हूं, ये अतिशयोक्ति नहीं है। जहां किसी का अरबों रुपया स्टेक पे है, लाखों करोड़ स्टेक पे है, उसमें 10,000 करोड़, 20,000 करोड़ ऊँट के मुंह में गिरा है। एक छोटा सा सवाल और उसके बाद अनुराग जी, जैसे रीजन वाइज, चूंकि आप बहुत महाराष्ट्र घूमे हो, अब तो वक्त कम है, जो भी कल तो वोटिंग है, सब 23 तारीख को पता ही चल जाएगा। जैसे मुंबई है, मुंबई की और विदर्भ है, ये सब जो इलाके, यहाँ क्या स्विंग होता है, उसके हिसाब से बहुत कुछ बदलाव दिखेगा, या जो नई सरकार की रूपरेखा दिखेगी। विदर्भ में क्या बदलाव दिखता है? पिछले चुनाव में देखे, बीजेपी का गढ़ है, बड़े बड़े विदर्भ में परेशानी थी, लेकिन प्रियंका राहुल गांधी की मीटिंग के बाद और कल के अनिल देशमुख के हमले के बाद यदि 62 में से 40 सीटें यदि मिल जाए तो आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि अनिल देशमुख के हमले के बाद मैं फिर जिलेवार सबसे बात कर रहा हूं, तो विदर्भ में तो वही लोकसभा का दृश्य मुझे दिखाई देता है, क्लीन स्वीप का दृश्य दिखाई देता है विदर्भ। दूसरी बात, जो विदर्भ में मैं नागपुर में देवेंद्र फडणवीस परेशानी में बुरी तरह से, तो वो एक फैक्टर देखना होगा। मुंबई में अनुराग जी ज्यादा अच्छी तरह से बता पाएंगे, लेकिन मुंबई में बाय एंड लार्ज दो शिवसेना के बीच में यदि टक्कर है तो वो उद्धव ठाकरे आज भी भारी पड़ रहे हैं। जो एकनाथ शिंदे का जो दबदबा है वो ठाणे कल्याण तक सीमित है, ये मैं मानता हूं। पश्चिमी महाराष्ट्र में शरद पवार ने झंडे गाड़ दिए हैं, 1 to 1 उनका बहुत बढ़िया सिलेक्शन है। मराठवाड़ा में यदि जरांगे पाटिल अपने उम्मीदवार उतारता तो वहां महायुति को जबरदस्त सफलता मिलती, वोट बढ़ता। लेकिन जरांगे पाटिल ने 11th आवर पे विड्रॉ कर लिया, और ये कहीं ना कहीं मराठा राजनीति के लिए प्लस पॉइंट हो गया। ये महाविकास आघाड़ी वहां पे गेन कर लेगी, थोड़ा बहुत गेन वहां एकनाथ शिंदे कर लेंगे, क्योंकि मराठा वोट जो है वो एकनाथ शिंदे और शरद पवार के लिए बट रहा है। और जहां मराठवाड़ा में ये स्थिति है, जहां एकनाथ शिंदे नहीं लड़ रहे हैं, यदि वहां शरद पवार और बीजेपी आमने सामने लड़ रही है तो एकनाथ शिंदे का वोट शरद पवार को ट्रांसफर हो रहा है। तो इनके पास बचता है उत्तर महाराष्ट्र, जो जलगांव धुलिया वाला एरिया मैंने कहा था कि वहां उनका गढ़ है, खानदेश जिसको हम कहते हैं। खानदेश में बीजेपी अच्छा कर रही है, खानदेश में लोकसभा सीट भी अच्छी लगी, लेकिन खानदेश में एक प्लेयर भी था उनके पास, एकनाथ खड़से, जो बीजेपी जिन्होंने बीजेपी बनवाई, महाराष्ट्र में बीजेपी खड़ी करने में प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे, एकनाथ खड़से, ये तीन मूर्ति का भयानक योगदान था। उस एकनाथ खड़से को बेइज्जती करके पार्टी से बाहर करवाया, वो शरद पवार के साथ गए। लोकसभा में नाजुक हालत देखते हुए दिल्ली के नेता ने, मुझे खासकर जेपी नड्डा जी ने एकनाथ शिंदे को बीजेपी में प्रवेश दिया। एकनाथ शिंदे लोकसभा में बीजेपी के लिए काम करते रहे। जलगांव जिले की दोनों सीटें, रावेर और जलगांव, वो जितवा के लाए। उसके बाद महाराष्ट्र की यूनिट ने कहा कि हम इनको प्रवेश नहीं देंगे, वो इंतजार करते रहे, और बेचारे आखिर में जाके फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस में शरद पवार के पास चले गए। उनका आना जाना और फिर जाना, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है विधानसभा चुनाव में थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि जलगांव जिले में 11 विधानसभा सीट थी, और 11 विधानसभा सीट में बीजेपी का उम्मीदवार दोनों, ये 1 लाख प्लस थे हर कॉन्स्टिट्यूंसी में। वहां इंपैक्ट जरूर ये पड़ेगा। तो ये कुल मिला के कुछ बॉम्बे के पॉकेट से, कुछ हाँ मुंबई में, ये तो अनुराग जी अच्छी तरह से बता पाएंगे, राज ठाकरे ने शिवसेना के लिए कुछ सीटों पे तकलीफ खड़ी कर दी। राज ठाकरे ने कुछ जगह पे। मुंबई की बात, अनुराग जी से जरा एक सवाल ले लेते हैं। अनुराग जी, अगर मुंबई की बात करें, 36 सीटों वाली मुंबई, एक तरह से देखें बीजेपी शिवसेना का गढ़ रहा है। पिछले चुनाव में जब साथ लड़े थे तो 16 और 14 सीटें दोनों दल मिलकर जीत गए थे, एनसीपी 1 कांग्रेस 2। एक तरह से एनसीपी कांग्रेस के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं था मुंबई में। इस बार अब सब लड़ रहे हैं, मतलब पहले
2 गठबंधन में 4 दल, अब 2 गठबंधन में 6 दल, तो सीधे यही हो गए। तो मुंबई की तस्वीर क्या दिख रही है, किसको गेन किसको लॉस, एक दिन पहले की स्थिति में अगर बात करें तो? अगर हिंदी पत्रकारिता की हम लोग बात करें तो सबसे पहला सवाल ये पूछा जाता है कि ऊंट किस करवट बैठेगा। लेकिन हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि उसकी जगह भी हमें नया शब्द कॉइन करना चाहिए कि लॉटरी किसकी निकलेगी, क्योंकि यहाँ इतना विभाजित और इतना कड़ा मुकाबला है कि कौन किसके वोट काट रहा है, कौन किसकी समर्थकों को के मत विभाजन कर रहा है। और अशोक जी ने जो सही कहा कि उद्धव ठाकरे, मैं अभी भी मानता हूं कि लीड में है, लेकिन राज ठाकरे ने जिस तरीके से अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, तो बी टीम सी टीम, अब जैसे प्रकाश अंबेडकर हैं, रामदास अठावले हैं, और भी कई निर्दलियों की बड़ी तादाद है। और आज मैं अभी देख रहा था कि कल जब आखिरी चुनाव का आखिरी दिन था, इतने सारे टेम्पो जो केजरीवाल टाइप जो चुनाव प्रचार होता है, वो राज ठाकरे ने काफी बड़ी तादाद में किया है। आज के मुंबई के सभी अखबारों में राज ठाकरे के विज्ञापन छपे हैं। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि उनके बेटे का चुनाव फंसा हुआ है, जबकि उद्धव ठाकरे जो है उनका बेटा मिलिंद देवड़ा को हरा देगा, इसमें मुझे कोई भी शक नहीं है। तो और अच्छा, सबसे बड़ा एक और को हरा देंगे। हाँ, एक मुझे सबसे बड़ा लगता है कि जो जिस निर्वाचन क्षेत्र में मैं रहता हूँ, हमारे यहाँ पे मुंबई का सबसे अमीर भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार है, उसने पिछले चुनाव में अपनी पराग शाह करके जो था, उन्होंने अपनी उम्मीदवारी जब संपत्ति की घोषणा की थी तो वो 410 करोड़ रुपया थी, जो अब के जो उन्होंने एफिडेविट दिया है उसमें 3000 करोड़ हो गई है। लेकिन उसको शरद पवार पार्टी की जो राखी जाधव है, वो जिस तरीके से चुनौती दे रही है, तो ये हो सकता है कि पवार पार्टी भी जो है, जो कि मुंबई में जिसका कि कोई ज्यादा हैसियत नहीं है, और सबसे ज्यादा मुझे लग रहा है कि जहां यहाँ पे मुस्लिम मतों को भी विभाजित करने की काफी कोशिश की गई है। जो नवाब मलिक, जो कि जिनसे भारतीय जनता पार्टी बड़ी, जिनको दाऊद का आदमी मानती थी, उनको समर्थन कर रही है, उनकी बेटी को समर्थन कर रही है, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी भी अघाड़ी के साथ में है। तो एज मुझे अभी भी मुंबई में उद्धव ठाकरे और अघाड़ी की लगती है, लेकिन राज ठाकरे स्पॉइलर हो। आवाज गई शायद। राज ठाकरे स्पॉइलर हो सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही है मेरी? हाँ। अजीत द्विवेदी, महाराष्ट्र को लेकर आपका आकलन? नहीं, ठीक है, महाराष्ट्र का आकलन तो दो दिग्गज लोगों ने बता ही दिया, और तो अशोक जी ने सब एरिया वाइज पश्चिमी महाराष्ट्र और मराठवाड़ा, विदर्भ, उत्तरी महाराष्ट्र, मुंबई, कोंकण, 6 रीजन है। सभी 6 रीजन का उन्होंने ये जानकारी दे ही थी, बारीकी से बता दी। लेकिन वो जो पहली बात हमारे दिमाग में जो आती है वो ये है कि वहां जो एकनाथ शिंदे की सरकार है, उसके खिलाफ भी उस तरह की जो एंटी इनकम्बेंसी होनी चाहिए वो नहीं है। और उसको उसमें ये जो लड़की बहन योजना है, ये सोयाबीन वाली बात है। बड़ी बात है कि सोयाबीन घर में उनके पड़ा हुआ है, वो बिक नहीं रहा है। लेकिन जो लड़की बहन योजना से काफी हद तक उन लोगों ने कम किया है उस एंटी इनकम्बेंसी को। वहां कमजोर कड़ी शरद पवार, वो अजीत पवार हैं, कमजोर कड़ी हैं अजीत पवार। उनकी वजह से जो उनके हिस्से की जो 50 सीटें गई हैं, वहां नुकसान हो रहा है। अगर वो अजीत त्रिवेदी जी, मैं बात थोड़ा अजीत जी में एक इंटरप्शन करना चाहता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो एकनाथ शिंदे के बारे में शिवसेना के समर्थकों के मन में इंटरनलाइज हो गया है कि वो एक तरीके से उसने धोखा दिया है उनको, जो धाती पार्टी कहते हैं वो लोग बात। और तो कुछ चीजें जो है वो लोकसभा चुनाव में के बाद में बहुत सारी चीजें इंटरनलाइज हो गई। जैसे मान लीजिए कि दलित और मुसलमानों के बीच में अभी संविधान एक मुख्य मुद्दा नहीं है, लेकिन वो इंटरनलाइज हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान के खिलाफ है। और मुस्लिमों को भी लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी फिर से आई तो हम लोगों के घर ध्वस्त हो सकते हैं। तो ये जो आप कह रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी जो है वो दिखती नहीं है, लेकिन वो आंतरिककरण उसका हो चुका है। और वो एक तरीके से, जब आप तो इतने अच्छे राजनीति, आपकी जब मैं लेख पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि आप एक समाजशास्त्री और राजनीतिक विज्ञानी की तरह करते हैं। तो वो जब मुख्य मुद्दा जो है वो सतह से अंदर चला जाता है
तो इस तरीके से जैसे खोका, जो अगर आप भाषाई आधार पे, लिंग्विस्ट के आधार पे अगर देखेंगे, तो कुछ जो शब्द होते हैं वो यहाँ के समाज में प्रचलित हो गए हैं, तो इनको एक धोखेबाज, एक गद्दार, जो अगर आप सामना पढ़ते हैं रोज, तो वो उन्होंने उसको, और अपना अखबार होने का जो फायदा होता है वो कांग्रेस के मुकाबले में शिवसेना को, उद्धव ठाकरे पार्टी को मिला, और उन्होंने बहुत सारी चीजें जो है वो इंटरनलाइज कर दी है अमंग दी वोटर्स में। सॉरी फॉर इंटरप्ट जी, आप अजीत जी अपनी बात पूरी नहीं, कीजिए, नहीं, फिर एक सवाल यही बात हम कह रहे अशोक जी थे से कि लूंगा। तमाम जो इंटरनलाइज हुई हैं बातें, लोकसभा चुनाव का बिल्कुल पूरा नैरेटिव बिल्कुल अलग था। आप देखिए, संविधान का मामला जितना इंटरनलाइज हुआ हो, ये इतनी समझ होती है कि महाराष्ट्र में जिसकी सरकार बनेगी वो संविधान नहीं बदल सकता है। बीजेपी मजबूत ना हो ये एक बात होगी, लेकिन संविधान वाला इशू इतना नहीं चलेगा, क्योंकि हम झारखंड में देख रहे हैं वो संविधान की बातें राहुल गांधी कर रहे हैं, वो बहुत नहीं चल रहा है। वहां लोकल इशू ज्यादा चल रहे हैं, संविधान बदलने, आरक्षण बदलने वाली बात, आरक्षण खत्म करने वाली बात उतनी नहीं चल रही है। तो ये महाराष्ट्र में क्या स्थिति है ये हम नहीं जान रहे हैं, लेकिन ये स्थिति अभी जैसे कहा अशोक वानखेड़े जी ने कि 120 के करीब सीटें आ सकती हैं, तो 120 के करीब सीटें आना सरकार में होने और इतने ऑड्स होने के बावजूद, सबसे बड़ा ऑड्स जो आपने कहा कि एक शिवसेना, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार दोनों के बारे में ये स्टैब्लिश हो गई ये चीजें कि ये दोनों गद्दार हैं। अजीत पवार ने अपने चाचा को धोखा दिया, उनके परिवार भी तोड़ा और पार्टी भी तोड़ी। इस बात का जो निगेटिव है, ये एक बड़ा ऑड है। जो शिवसैनिक है, जिन लोगों ने लोकसभा चुनाव में तो एकनाथ शिंदे की पार्टी को वोट दे दिया था, देखिए लोकसभा चुनाव में एकनाथ शिंदे की पार्टी का स्ट्राइक रेट उद्धव ठाकरे की पार्टी से बेटर है, बहुत ही बढ़िया, उनके मुकाबले इनका स्ट्राइक रेट ज्यादा बढ़िया है। और ये ऐसा ही हुआ कि उनको बीजेपी का भी वोट मिला, बीजेपी का वोट ज्यादा ट्रांसफर हुआ एकनाथ शिंदे को, लेकिन कुछ शिवसैनिकों का भी वोट मिला। वो इस बार शायद विधानसभा चुनाव में नहीं मिले, उस अभी विधानसभा चुनाव में फिर मुख्यमंत्री बनने की बात है। और एक और इस पॉलिटिकल उस नजरिए से देखें तो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं घोषित करना भी एक इस चीज को बैलेंस कर रहा है, जो एंटी इनकम्बेंसी होती है। अगर उद्धव ठाकरे का नाम घोषित हो गया होता तो अलग स्थिति होती। एकनाथ शिंदे को इसका भी फायदा मिलेगा, हालांकि एकनाथ शिंदे को भी कभी उम्मीदवारी घोषित नहीं हुई, और जो अमित शाह ने कहा कि चुनाव के बाद हम लोग तय करेंगे, उसके बाद एकनाथ शिंदे को आके कहना पड़ा कि हम नहीं है दावेदार, तो इसका फायदा वो नहीं उठा सके, जो उद्धव ठाकरे का नाम नहीं घोषित होने से उनको मिल सकता था, इसका फायदा उनको भी नहीं मिला। इसके बावजूद बहुत सारे ऑड्स हैं, बहुत सारी निगेटिव बातें हैं एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के साथ। इसके बावजूद अगर 115, 120, 110 इस तरह की सीटों की बात हो रही है कि महायुति ला सकता है, तो छोटे छोटे प्रबंधन, वोट बांटने की राजनीति, निर्दलियों को खड़ा करके वोट में सेंध लगाने की राजनीति, ये सारे जो प्रबंधन हम लोगों ने जम्मू कश्मीर में देखे या हरियाणा में देखे, वो सारे प्रबंधन भी वहां हुए हैं। इन सब से लड़ाई में आई हुई है बीजेपी, और जो शिंदे सेना और अजीत पवार है लड़ाई में आई हुई है, तो इसके लिए उन्होंने मेहनत की है, नरेशन अपना सेट किया है, अपना छोटे छोटे प्रबंधन किए हैं। चलिए क्लोजिंग। देखिए एक मिनट, एक चीज ऐड करना चाहता हूं कि लोकसभा के नतीजे जब आप विधानसभा वाइज देखते हैं तो जो 120 का आंकड़ा है वो कोई आश्चर्यजनक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। लोकसभा के निर्णय यदि बोले कि हम वही उतरने वाले हैं तो फिर 120 के आसपास ही आते हैं, आ जाएंगी सीटें। हाँ। लेकिन बीजेपी जो 106 पे थी, यदि वो 70-80 पे आ जाए तो उसको एक बड़ा डैमेज है। एकनाथ शिंदे जिनके पास 40 थे वो 25 पे आ जाए तो वो बड़ा डैमेज है। जो 40 के आसपास जिसके पास एमएलए थे वो 10 के अंदर आ जाए अजीत पवार तो वो बड़ा डैमेज है, और उनका डैमेज एडवांटेज महाविकास आघाड़ी है। यदि आप लोकसभा का भी सीट वाइज विश्लेषण करें तो बीजेपी को भी यदि 9 सीटें मिली है तो ओरिजिनली तो उनको 5 ही सीटें मिली है, 4 सीटें किसी जुगाड़ से मिली है भी है। एकनाथ शिंदे को अब जो संभाजी नगर वाली औरंगाबाद जिसको कहते हैं वो सीट जरांगे ने गिफ्ट की है, एकनाथ शिंदे का वजूद ही नहीं वहां पे, क्योंकि जरांगे, एकनाथ शिंदे और शरद पवार एक प्लेटफॉर्म पे है मराठा राजनीति में। कल्याण और ठाणे ये सीट उनकी थी दोनों, बाकी सीट जो बुल्ढाना की सीट थी वो गिफ्ट में मिली थी, और वाइकर की भी सीट तो ये जब हम झूठा लिया। हाँ, अब आप देखिए बीजेपी को एक सीट मिली सतारा की, छत्रपति के वंशज को पिछली बार हरवा के शिवसेना मतलब वहां पे एक शरद पवार की सीट आई थी, इस बार भी वही होने वाला था, लेकिन तुतारी और पिपाणी आइडेंटिकल सिंबल हो गए और वो 32,000 से वोट जीत गया, 38,000 पिपाणी ने ले लिए। तो कई जगह सीटें इसलिए नहीं आती कि वो लोकप्रिय है,
सीटें इसलिए आती है कि कुछ जुगाड़ सिस्टम बैठ गया, वो जुगाड़ बार बार नहीं बैठता। ये सिस्टम तो विधानसभा में भी रहेगा ही ना, जुगाड़ सिस्टम विधानसभा में भी है। नहीं, मैंने वही कहा कि वो जुगाड़ 48 में आपको 2 जगह, 48 में अजीत जी आपने 2 जगह जुगाड़ किया, 288 में आप 100 जगह जुगाड़ नहीं कर सकते। वहां 4-5 सीटों का जुगाड़ होगा, 4-5 सीट बिल्कुल जुगाड़ में आ जाएगी। किसी को नहीं लग रहा था जीत जाएगा और जीत गया, आइडेंटिकल सरनेम हो गया, जीत गया। तो उस तरह के जुगाड़ तो अशोक जी इस बार भी किए ही है ना इन लोगों ने। अशोक नहीं, तो मैंने क्या कहा, हरियाणा में कांग्रेस ने 17 सीटें अपने वजह से खोई तो विपक्ष में आ गए, क्योंकि 90 का हाउस था। यही 17 सीटें यदि कोई बीजेपी हार जाए यूपी में तो उनको फर्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि हाउस बड़ा है। यहां 288 का हाउस है, तो 4-5 के जुगाड़ में काम नहीं होगा। ये जुगाड़ होने के बाद भी महाविकास आघाड़ी लोकसभा में वे अहेड थी। अच्छा, अब आखिरी सवाल अशोक जी। हाँ, आखिरी सवाल। कुल मिला के ये देखना है, मैं बिल्कुल मानता हूं, मैं अभी भी ये नहीं कह रहा हूं। मैंने क्या कहा, मैं फिर से रिपीट करता हूं, महाविकास आघाड़ी वर्तमान में यदि ऐसी ही चली तो सत्ता में आएगी, लेकिन निर्णय होने के बाद कौन किधर जाएगा इसकी गारंटी किसी को नहीं है। इसलिए सरकार कौन बनाएगा ये भी किसी को पता नहीं। वो इस आधार पे आप कह रहे हैं कि चुनाव के बाद उलटफेर होगा, आप ये कह रहे हो ना? उलटफेर होगा, लेकिन चुनाव का यदि यदि आज मतदाताओं का यदि रुझान देखूं मैं, एक सेकंड आपकी बात को फिर से एक बार, ताकि आप क्लैरिटी के साथ, क्योंकि बहुत देर बाद रिपीट कर रहे हैं भाई, आप ये कह रहे हो जो अशोक जी पहले आपने कहा कि आज की तारीख में जो एमबीए गठबंधन है और महायुति है उसमें आप महाविकास आघाड़ी को आगे देख रहे हो, ये आप कहा आपने शायद। चुनाव के बाद उलटफेर कौन, अजीत पवार किधर जाएंगे या शिंदे किधर जाएंगे, ये आप एक आकलन आपका है नंबर के हिसाब से। क्योंकि हाँ बिल्कुल यही, क्योंकि अब महाराष्ट्र में किसी को कोई शर्म लिहाज रही नहीं, कोई विचारधारा वगैरह कुछ नहीं है। कौन किसके साथ जाएगा, कौन फ्रेंडली कॉन्टेस्ट करेगा, कौन किसी के गले में हाथ डालेगा, क्योंकि सत्ता का वो आंकड़ा 146 पार करने के लिए कोई कहीं भी कुछ भी बार्गेन कर सकता है और कोई किसी के भी बार्गेन को एक्सेप्ट कर सकता है। तो अब उसमें एक सवाल है, फिर उस सिचुएशन में तो फिर ये भी हो सकता है ना कि महायुति की सरकार बन जाए, इधर से कुछ और टूट के उधर चले जाए ना। मैंने क्या कहा आपको, मैं फिर कह रहा हूं, महाविकास आघाड़ी एज ले रही है। महाविकास आघाड़ी ऐसी की ऐसी इंटैक्ट रही तो सरकार भी बना सकती है, लेकिन चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने रहेगी, साथ में कौन कैसा रहता है यदि इसकी गारंटी किसी को नहीं, तो फिर महायुति भी सरकार बना सकती है। लेकिन महायुति वो नहीं होगी जो अभी चुनाव लड़ रही है, उसकी संरचना अलग होगी, उसके घटक दल अलग होंगे। अच्छा, अब आखिरी सवाल झारखंड पर, चूंकि आप सबसे बात करते रहते हो बहुत सारे जर्नलिस्ट से, तो झारखंड में चूंकि अजीत द्विवेदी ने जो अपनी बात तो कही, झारखंड को लेकर क्या आपका अगला अनुमान है एक दिन पहले वोटिंग से एक दिन? झारखंड का एक दिन अनुमान यह है कि झारखंड में जेएमएम और पूरा गठबंधन सरकार बनाना चाहिए, और यदि ये सरकार बनाते नहीं तो उसमें सबसे बड़ा विलन कांग्रेस होगा। कांग्रेस की जो सीटें थी उसमें से बहुत सारी कांग्रेस ने सीटें बहुत गलत सीटें दी है। कैंपेन जैसा कि अजीत जी ने कहा बिल्कुल नहीं किया है, वहां गेम स्पॉइलर कांग्रेस होगी। जैसा जम्मू कश्मीर में सिर्फ 7 सीटें आई कांग्रेस की, ये बहुत ही शर्मनाक उनका प्रदर्शन था। कांग्रेस अपनी लगातार हार से बिल्कुल सीख नहीं रही है, और अब कांग्रेस के घटक दल जो है वो भी डर रहे हैं कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने में, क्योंकि जितनी ज्यादा सीटें आप कांग्रेस को दोगे वो आपको गड्ढे में ही उतारेगा। जैसा बिहार में हुआ, आरजेडी ने ज्यादा सीटें दी और कांग्रेस वहां पे बहुत पूर्ण प्रदर्शन करके विपक्ष में बैठना पड़ा उनको। अखिलेश ने जब पहली बार ज्यादा सीटें दी थी तो तब भी अखिलेश फंस गए थे। तो कुल मिलाकर यदि झारखंड में जेएमएम ने बहुत बढ़िया काम किया, जेएमएम मतलब कल्पना सोरेन को मैं सैल्यूट करता हूं, उन्होंने जिस हिसाब से पार्टी को पूर्ण रूप से रेस में ले आई पूरी ताकत के साथ। बीजेपी की तरफ से एक ही गलती हो गई, हेमंत बिस्व शर्मा को लाने से जो राज्य की इकाई थी वो उसको बिल्कुल विश्वास में नहीं लिया गया, वो अलग थलग पड़ गई। लेकिन जब आप चुनाव लड़ते हैं किसी राज्य में तो वहां जो फुट सोल्जर होते हैं आपके, वो काम करते हैं, और जो फुट सोल्जर है
वो कैसे काम करेंगे जब उनके नेताओं को कोई विश्वास में नहीं लेता। मरांडी ने कई बार ओपनली ये स्टेटमेंट दिया कि हमको तो कुछ पता ही नहीं होता कि क्या चल रहा है पार्टी में, क्योंकि हेमंत विश्व शर्मा सब डिसीजन ले रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का, अजीत द्विवेदी जी, अनुराग चतुर्वेदी जी और अशोक वानखेड़े जी। अब कल तो वोटिंग है 23 तारीख को, माफ करिए, हाँ कल वोटिंग है, 23 तारीख को नतीजे आएंगे। कल शाम को एग्जिट पोल से देखते हैं क्या होता है और बातचीत हमारी होती रहेगी। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।